प्रिय विद्यार्थियों, दुर्खिम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत का टॉपिक अपना जारी है। सोशल फैक्ट पार्ट 3 के अंतर्गत आज ये पूरा हो जाएगा। रूल्स फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, अर्थात सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। इससे पहले भी 2 वीडियोज़ में हम सामाजिक तथ्यों के बारे में विस्तार से देख चुके हैं। सामाजिक तथ्य क्या हैं, उसकी विशेषताएं, उनके अवलोकन के नियम, समाज के विकास का स्तर और सामान्य तथा वैधिक तथ्यों में अंतर करने के नियम। इसकी अंतिम कड़ी में आज देखते हैं तथ्यों की व्याख्या के नियम दुर्खिम के अनुसार कौन कौन से हैं। अपनी पुस्तक के 5वें अध्याय में दुर्खिम ने ये बताया कि वर्गीकरण के द्वारा तथ्यों का परस्पर गुण संबंध, संगठन, कारणीय प्रभाव आदि का विश्लेषण किया जाता है, तथ्यों की व्याख्या की जाती है। और जब किसी सामाजिक घटना की व्याख्या की जाती है तो हमें उसकी उत्पत्ति के मुख्य कारक और उसके द्वारा संपन्न होने वाले प्रकारों की भी अलग अलग खोज करनी चाहिए। यानी कोई सामाजिक तथ्य या कोई घटना का जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसके कारक और उसके प्रकार्य दोनों को हाईलाइट करना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए। जब हम इस तरह की खोज कर लेंगे तब हमारे लिए सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण निश्चित हो जाएगा। समाजशास्त्री को तथ्यों की व्याख्या सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में करनी चाहिए। अर्थात ये सोशोलॉजिस्ट का ये दायित्व है कि सामाजिक जीवन में जो जरूरतें होती हैं उनकी पूर्ति के संदर्भ में हम तथ्यों की व्याख्या करें। दुर्खिम के अनुसार तथ्यों की व्याख्या के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सामाजिक तथ्यों का उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं। ये 3 नियम दुर्खिम बताते हैं। तो इसमें पहला है, तथ्यों का उद्गम समाज से है, व्यक्ति से नहीं। ये हम पहले भी वीडियो में देख चुके विशेषता के रूप में कि सामाजिक तथ्य जो है वो सुपर इंडिविजुअल होते हैं, तथ्य जो हैं वो अति व्यक्तिक होते हैं। और ये एक नियम है कि आप ये मानिए कि तथ्य जो है उनका उद्गम स्थल, स्रोत जो है समाज है, व्यक्ति नहीं। ये अब तक आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इमानुएल दुर्खिम एक समूहवादी विचारक है। इमानुएल दुर्खिम की विचारधारा में समाज सर्वोपरि है, व्यक्ति गौण है। दूसरा नियम उन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी जो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता वो तथ्य है ही नहीं। तीसरा नियम दुर्खिम ने बताया, सामाजिक तथ्य सामाजिक प्रक्रियाओं में निहित हैं, एग्जिस्ट इन सोशल प्रोसेस। और वो प्रोसेस जो है सहयोगात्मक भी हो सकती है और विघटनात्मक भी हो सकती है। यही कारण है कि दुर्खिम संघर्ष को भी एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। समूह की आंतरिक संरचना में हमें तथ्यों की उत्पत्ति को देखना चाहिए। जो समाज है या समूह है, समुदाय है, उसकी आंतरिक संरचना में, स्ट्रक्चर में तथ्यों की उत्पत्ति को देखना चाहिए। ये तो थे 3 नियम जो दुर्खिम ने बताए, तथ्यों की व्याख्या के या तथ्यों की विश्लेषण के 3 नियम। उससे आगे आता है समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना के नियम। ये दुर्खिम की जो पुस्तक थी पद्धति शास्त्र की, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, उसका अंतिम और 6ठा अध्याय ये है। और ये अंतिम चरण है उसके सिद्धांत का या अवधारणा का।
समाजशास्त्रीय अन्वेषण का दुर्खिम के अनुसार अंतिम चरण है, अंतिम स्टेप है, जिसमें सामाजिक नियमों अथवा निष्कर्षों की स्थापना की जाती है, प्रस्थापना की जाती है, उनका एस्टेब्लिशमेंट, रूल्स जो है रिलेटेड टू एस्टेब्लिशिंग सोशल एविडेंस, सोशोलॉजिकल एविडेंस कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, कैसे स्थापित होते हैं, वो दुर्खिम ने बताया है। किसी भी समाजशास्त्र पद्धति का बहुत बड़ा उद्देश्य घटनाओं के पीछे उत्तरदायी कारकों की खोज करना होता है। सामाजिक घटनाओं के पीछे जो कारक हैं उनकी खोज करना ही किसी समाजशास्त्रीय पद्धति का उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य। समाजशास्त्री किसी प्रयोगशाला में तो काम करते नहीं है। हाँ, सामाजिक घटनाएं उसके नियंत्रण से बाहर होती हैं और ऐसी स्थिति में एकमात्र एक तुलनात्मक पद्धति ही ऐसा नियम है दुर्खिम के अनुसार जिसके द्वारा हम सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसको फिर से सुनिए। एकमात्र कौन सी पद्धति को हाईलाइट करते हैं दुर्खिम? तुलनात्मक पद्धति, कंपैरेटिव मेथड। एक कंपैरेटिव मेथड है जिससे हम विभिन्न सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। और ये उन्होंने बताया कि भाई समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने की दिशा में प्रयासरत हैं और प्रयोगशालाएं तो है नहीं समाज शास्त्र के अंतर्गत, उनके लिए तो पूरा समाज ही प्रयोगशाला है और घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। कोई घटना कब कहाँ घट जाए ये हमें नहीं पता होता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विभिन्न घटनाओं के बीच में, विभिन्न सामाजिक तथ्यों के बीच में तुलना करके ही हम नियम बना सकते हैं या समाजशास्त्र प्रमाण दे सकते हैं। तुलनात्मक विधि जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान की एक प्रयोगात्मक विधि है, साइंस की एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है दुर्खिम के अनुसार। जैसे दुर्खिम ने अपने आत्महत्या के उदाहरण के लिए भी इसी विधि को इस्तेमाल किया था। दुर्खिम का जो आत्महत्या का सिद्धांत है वो बहुत बड़ा एम्पिरिकल स्टडी है, बहुत बड़ा आनुभाविक अध्ययन है समाजशास्त्र के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने 11 देशों से आंकड़े इकट्ठे किए और आत्महत्या से संबंधित तथ्यों की एक समाजशास्त्रीय विवेचना प्रस्तुत की। बड़ा साइंटिफिक मेथड है और आनुभाविक विधि से इसको हम कह सकते हैं। ये दुर्खिम का एक बहुत बड़ा प्रामाणिक ग्रंथ है, दी सुसाइड, जो उन्होंने 1897 ईस्वी में लिखा। तो इस प्रकार से सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है वो दुर्खिम की यहाँ कंप्लीट होती है। निसंदेह दुर्खिम जो है पहले दर्जे के प्रत्यक्षवादी है। प्रत्यक्षवाद से और वैज्ञानिक पद्धति से कोई समझौता वो करना नहीं चाहते और उच्च कोटि के अनुभविकवादी है। इंपेरिकल स्टडी करो। आप आग्रहपूर्वक ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसलिए इसकी अध्ययन विधि भी अनिवार्य रूप से वैज्ञानिक ही होनी चाहिए। ये बड़ा उनका हार्ड स्टेटमेंट है। आखिर में समाजशास्त्र एक विज्ञान है और उसकी अध्ययन की विधि जो है वो वैज्ञानिक ही होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से प्रत्यक्षवादी होनी चाहिए। उन्होंने 3 निष्कर्ष दिए हैं अंत में। वो कौन कौन से निष्कर्ष हैं? नंबर 1, स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण समाजशास्त्र को दार्शनिक व्याख्या से अलग करके भौतिक विज्ञान के समान बनने का प्रयास करना चाहिए। यानी पहला नियम क्या हुआ? स्वतंत्र वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण, जो दुर्खिम ने किया और इस पुस्तक से प्रकट हुआ। दूसरा जो उनका निष्कर्ष है वो है वस्तुनिष्ठ पद्धति, ऑब्जेक्टिव मेथड, यानी पक्षपात आने की संभावनाएं समाप्त वैज्ञानिक पद्धति में। तीसरी जो कंक्लूजन है उनका, तीसरा, समाजशास्त्रीय पद्धति, सोशोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय अध्ययन को मनोविज्ञान से दूर होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक व्याख्या से अलग करने की कोशिश दुर्खिम द्वारा की गई है सिद्धांत। तो 3 प्रकार की पद्धति विकसित हुई। कौन कौन सी? साइंटिफिक मेथड,
ऑब्जेक्टिव मेथड एंड सोशियोलॉजिकल मेथड। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की व्याख्या का एक सामाजिक आधार प्रदान किया है कि ये इसका जो बेस है वो सोशल बेस है। अब ये यहाँ दुर्खिम का ये सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है या सामाजिक तथ्य की अवधारणा है वो समाप्त हुई हमारे 3 वीडियोस में। अब इसमें एक चीज कई बार क्वेश्चन में एग्जामिनर द्वारा ये और पूछ ली जाती है कि दुर्खिम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की आलोचनाएं कौन कौन सी हैं या उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तथ्य का। तो कोई भी अवधारणा या सिद्धांत किसी भी बड़े विद्वान और समाजशास्त्री की क्यों न हो, तो उसमें कुछ न कुछ कमियां दूसरे समकालीन विद्वानों के द्वारा अवश्य ही निकाली जाती हैं। तो यहाँ भी दुर्खिम का ये सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत है ये भी आलोचनाओं से अछूता नहीं है। इसमें भी कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। प्रमुख कौन कौन सी हैं? गैब्रियल टार्डे जो उनके समकालीन विद्वान थे, उन्होंने ये कमी मानी है कि केवल समाज को ही दुर्खिम ने महत्वपूर्ण माना है और व्यक्ति की उपेक्षा की गई है, जो कि अनुचित है, पॉइंट है, क्योंकि व्यक्ति से समाज बनते हैं। सोरोकिन ये कहते हैं कि व्यक्ति के बिना समाज की कल्पना संभव नहीं है, इसलिए दुर्खिम की ये अवधारणा एक अनुचित रहस्यवाद है। क्योंकि दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में देख लीजिए कहीं व्यक्ति को तवज्जो नहीं दी है, समाज को तवज्जो दी। रेमंड एरन, स्वतंत्रता भी सामाजिक तथ्य की विशेषता हो सकती है। तो दुर्खिम जो है एक आदर्शवादी और उपयोगितावादी आग्रह रखते हैं, क्योंकि दुर्खिम तथ्य ही उसको मानते हैं जो उपयोगी हो, जो व्यापक हो। जिसका कोई उपयोग नहीं हो वो दुर्खिम की नजर में तथ्य नहीं है। इसलिए रेमंड एरन ने इस बात पर आपत्ति की है और सोरोकिन ने इसको एक अनुचित रहस्यवाद बताया है। एक और विद्वान है कैटलिन ने दुर्खिम की सामूहिक चेतना की अवधारणा पर आपत्ति की है। क्यों? क्योंकि दुर्खिम ने मनमाने तरीके से समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को सामाजिक चेतना के आधार पर अलग करने की कोशिश की है। क्योंकि दुर्खिम ये कहते हैं ना कि व्यक्तिगत चेतना से परे होते हैं तथ्य, और तथ्य जो है वो सामूहिक चेतना की उपज होते हैं। ये बताया दुर्खिम ने अवधारणा में। तो इसको भी एक कैटलिन द्वारा जो है इसमें सवाल उठाए गए। एक और विद्वान है एमिल ब्लोएथ के अनुसार दुर्खिम ने वस्तु का स्पष्ट रूप से सुनिश्चित अर्थ नहीं बताया। इसके अतिरिक्त समाज का वर्गीकरण भी त्रुटिपूर्ण ढंग से किया। ये 2 पॉइंट एमिल ब्लोएथ के द्वारा उठाए गए। क्योंकि दुर्खिम, ये आपको ध्यान होगा हमारे पहले वाले वीडियो में सामाजिक तथ्य की विशेषता जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यह था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए। ये एक अवलोकन के नियम में दुर्खिम ने बताया। तो वो वस्तु क्या है, वस्तु की स्पष्ट परिभाषा, सुनिश्चित परिभाषा दुर्खिम नहीं बता पाए। और इसके अलावा समाज का जो वर्गीकरण उन्होंने सरलता के आधार पर बताया। समाज के विकास का स्तर, भाई सरल समाज है, बहुखंडीय समाज है, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज है, ये जो समाज का वर्गीकरण है ये दुर्खिम ने त्रुटिपूर्ण ढंग से बताया। तो ये कुल मिलाकर के उसकी कुछ आलोचनाएं या कुछ कमियां कह लीजिए सिद्धांत की, वो उनके सिद्धांत में समकालीन विद्वानों के द्वारा या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई है। फिर भी अंत में मूल्यांकन के तौर पर क्या कहेंगे कि उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी पद्धति के विकास को एक ठोस आधार पर प्रदान करने में एक ठोस आधार प्रदान किया। उन्होंने प्रत्यक्षवादी अथवा वैज्ञानिक पद्धति के विकास को एक मजबूत या ठोस आधार प्रदान करने में दुर्खिम का अमूल्य योगदान है। सरल, स्पष्ट और सशक्त भाषा के कारण दुर्खिम का यह पद्धति सिद्धांत, दुर्खिम की मेथोडोलॉजी अत्यंत लोकप्रिय हुई। और अंत में बिरस्टीड के इस कथन से सहमत हो सकते हैं हम। रॉबर्ट बिरस्टीड ने निष्कर्ष दिया है
कि दुर्खिम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दिशा में विश्वव्यापी आंदोलन के प्रणेता थे और पद्धति पर उनकी यह पुस्तक एक घोषणा पत्र की तरह थी, एक मैनिफेस्टो की तरह थी। समाजशास्त्र पद्धति पर दुर्खिम से बड़ा ग्रंथ नहीं है और बहुत अच्छी पुस्तक थी। ये एक घोषणा पत्र की तरह बताते हैं बीयर स्ट्रीट। उस पुस्तक ने समस्त पाठकों के समक्ष ये घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल संभव नहीं बल्कि एक जरूरी चीज थी, जरूर आवश्यक था। समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापना करना एक बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज थी जो दुर्खिम ने पूरी की। दैट्स ऑल। थैंक यू।